अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अफरा से आप मोहल एडवोकेट। आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं वो है द इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। एडिशनल सेशन जाई के एग्ज़ाम में भी ये सब्जेक्ट जो है शामिल है। इसके अलावा और जो मुकाबले के इम्तहान होते हैं उनमें से भी इस एक्ट में से जो एक सवाल है वो अक्सर पूछा जाता है। अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली भी इस सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि लोगों की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उन पर कब्ज़े हो जाते हैं। आम शहरियों को इससे रिलेटेड बहुत सारे मसाइल होते हैं कि अगर उनकी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा हो गया है तो वो क्या करें। तो आज हम जो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट है इसकी बेर रीडिंग करेंगे और साथ में आपको बताएंगे कि क्या मतलब है इसका और ये लॉ जो है किस लिए बनाया गया है। लेकिन ये लॉ बहुत ही अहम है। अगर ये आप सारे का सारा लेक्चर मुकम्मल सुनेंगे तो आपको इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट में जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। द इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005, एक्ट नंबर 11 ऑफ 2005। अब इसका जो प्रीएम्बल है वो इस बारे में क्या कहता है। एन एक्ट टू कर्ब द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रॉपर्टी ग्रैबर्स। बेसिकली जो प्रॉपर्टी ग्रैबर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कर्ब करने के लिए जो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट है इसको बनाया गया। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाएं तो सिविल लॉ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें सेक्शन 8, सेक्शन 9 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो बताता है। अगर क्रिमिनल में हम जाएं सीआरपीसी में तो सेक्शन 145 सीआरपीसी जो है वो भी अगर किसी को इल्लीगली डिस्पोजेस किया जाता है तो वो जो सेक्शन है इन्वोक किया जा सकता है। लेकिन ये एक स्पेशल लॉ है। जो इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 है ये एक स्पेशल लॉ है where it is expedient to protect the lawful owners and occupiers of immovable property from their illegal or forcible dispossession therefrom by the property grabbers। यानी जिनके पास कब्ज़ा है, जो उस पोजेसर हैं, जो ओनर्स हैं, जो एक्टिविटीज़ लैंड ग्रैबर्स करते हैं, जो माफिया करती हैं उनको डिस्पोजेस करने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को ये कर्ब करता है। सेक्शन 1 है शार्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द इल्लीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005। इट इज़ हेयर बाई इनेक्टेड एज फॉलोज। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। सबसे पहले इस एक्ट का नाम है, उसके बाद जो इसकी एक्सटेंट है वो पूरे पाकिस्तान में है। एंड इट शेल कम इन टू फोर्स एट वंस। अब इसके बाद आती है डेफिनेशन क्लास सेक्शन 2 में। In this act, unless there is anything repugnant in the subject or context, court means the court of session। यानी कोर्ट का मतलब है कोर्ट ऑफ सेशन, और कोर्ट ऑफ सेशन वो है जो सीआरपीसी के सेक्शन 9 के तहत एस्टेब्लिश की जाती हैं। कोड मीन्स द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। उसके बाद ऑक्यूपायर मीन्स द पर्सन हु इज़ इन लॉफुल पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। अब ऑक्यूपायर का मतलब क्या है? पर्सन हु इज़ इन लॉफुल पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी कौन सी होगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद जो क्लॉज डी है सेक्शन 2 में, ओनर मीन्स द पर्सन हु एक्चुअली ओन्स द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ हिज डिस्पोजेशन अदरवाइज देन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लॉ। अब वो पर्सन जो एक्चुअली प्रॉपर्टी को ओन करता है, जब उसको डिस्पोजेस किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? ओनर कहलाता है। उसके बाद सेक्शन 2E में है प्रॉपर्टी मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 3 पर। प्रिवेंशन ऑफ इल्लीगल पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी एट्सेट्रा। नो वन शेल इंटर इनटू अपॉन एनी प्रॉपर्टी टू डिस्पोजेस, ग्रैब, कंट्रोल और ऑक्यूपाई इट विदाउट हैविंग लॉफुल अथॉरिटी टू डू सो with the intention to dispossess, grab, control or occupy the property from owners or occupier of such property। यानी जो ओनर्स हैं, जो ऑक्यूपायर हैं प्रॉपर्टी के, उनको कोई शख्स भी जो है उनकी प्रॉपर्टी से उनको डिस्पोजेस नहीं कर सकता, ग्रैब नहीं कर सकता उस प्रॉपर्टी को,
कंट्रोल हासिल नहीं कर सकता, उस प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। उसके बाद नेक्स्ट जी जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 के जो सब सेक्शन 2 है उसको हम रीड करते हैं। उसमें अब पनिशमेंट भी आएगी। सेक्शन 3 सब सेक्शन 2, whoever contravenes the provision of subsection 1 shall without prejudice to any punishment to which he may be liable under any other law for the time being in force be punished with imprisonment which may extend to 10 years and with fine, and the victim of the offence shall also be compensated in accordance with the provision of section 540A of the code। सेक्शन 3 जो सब सेक्शन 2 है, अगर कोई शख्स जो है किसी की प्रॉपर्टी जो है, जो लॉफुल ओनर है, प्रॉपर्टी को ग्रैब करता है, ऑक्यूपाई करता है, कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर उसके लिए जो पनिशमेंट है वो है विच मे एक्सटेंड टू 10 years विद फाइन, और जो विक्टिम है उसको कंपनसेटेड किया जाएगा जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 540A CRPC होगा। उसके बाद सेक्शन 3 का सब सेक्शन 3 जो है वो ये है, इसको जो है वो अमेंडमेंट करके 2017 में लेके आया गया। Whoever forcibly and wrongfully dispossess any owner or occupier of any property and his act does not fall within subsection 1 shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both, in addition to any other punishment to which he may be liable under any other law for the time being in force. The person dispossessed shall also be compensated in accordance with provision of section 540A of the code। अगर किसी शख्स को, जो हमने अभी पढ़ा है सेक्शन 3 सब सेक्शन 1, उसके अलावा अगर किसी शख्स को उसकी प्रॉपर्टी से जो है वो महरूम किया जाता है तो उसके लिए सज़ा क्या है यहाँ पर, विच मे एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन और बोथ। इसके अलावा जो विक्टिम है उसको कंपनसेटेड किया जाएगा अंडर सेक्शन 540A CRPC। फिर आता है जी सेक्शन 4 हमारे पास। सेक्शन 4 जो है वो कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस है। Notwithstanding anything contained in the code or any law for the time being in force, the contravention of section 3 shall be triable by the court of session on a complaint। अगर सेक्शन 3 जो है उसकी कंट्रावेंशन होती है तो जो कॉग्निजेंस है, याद रखिएगा वो कैसे ली जाएगी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, और वो किस कोर्ट का ट्राइएबल होगी, वो ट्राइएबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगी, और सेशन कोर्ट में कंप्लेंट जो है वो देनी पड़ेगी। कंप्लेंट के ज़रिए लॉन्च करते हैं। ये इस कंप्लेंट की जो डेफिनेशन हमें मिलती है वो सेक्शन 4H CRPC में मिलती है, और उसके लिए जो प्रोसीजर है आगे वो भी, क्योंकि हम यहाँ पर एक वर्ड हमने पढ़ा था कोड, जो कोड है वहाँ पर हमें प्रोसीजर भी इससे रिलेटेड मिल सकता है। द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी नॉन कॉग्निजेबल। अब इस एक्ट में जो ऑफेंस हैं वो नॉन कॉग्निजेबल हैं। 3 आगे जो क्लॉज सेक्शन 4 की है, द कोर्ट एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग मे डायरेक्ट द पुलिस टू अरेस्ट द अक्यूज। यानी जब आपने कंप्लेंट लॉन्च की है, कंप्लेंट लॉन्च किस लिए की जाती है कि जो लॉ है उसको मोशन में लेके आया जाए। तो जब जो प्रोसीडिंग चल रही होती हैं तो प्रोसीडिंग के दौरान जो कोर्ट है वो पुलिस को कह सकती है कि जो शख्स है इसको अरेस्ट कर लें, अगर वो ग्रैबर है, जो भी माफिया के लोग हैं उनको। इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीजर का सेक्शन 5 है। अपॉन अ कंप्लेंट द कोर्ट मे डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू इन्वेस्टिगेट एंड कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरवर्ड द सेम विद इन 15 days टू द कोर्ट। अब जब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है तो वो पुलिस को कह सकती है कि भाई इसके अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करो, और पुलिस जो है फिर इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट जो है वो 15 days के अंदर कोर्ट में सबमिट करती है। उसके बाद सेक्शन 5 का जो आगे प्रोवाइडेड है, प्रोवाइडेड द कोर्ट में एक्सटेंड द टाइम विद इन विच सच रिपोर्ट इज टू बी फॉरवर्ड इन केस वे आर गुड रीजन आर शोन फॉर नॉट डूइंग सो विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द सब सेक्शन। अब स्पेसिफाइड टाइम जो है वो 15 days है। अगर 15 days के अंदर पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाती है तो कोर्ट के पास ये इख्तियार है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, कि वो टाइम को एक्सटेंड कर सकती है। उसके बाद फिर प्रोवाइडेड है। याद रखिएगा अगर सेक्शन में जहाँ पर भी प्रोवाइडेड आ जाए तो वो सेक्शन से प्रोवाइडेड जो होती है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का ये रूल है कि वो प्रिवेल करती है।
अगर एक प्रोवाइडेड के बाद दूसरी प्रोवाइडेड आ जाती है तो वो पहली प्रोवाइडेड से प्रिवेल करती है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट whenever a local inquiry is necessary for the purpose of this act, the court may direct a magistrate or a revenue officer in the district to make inquiry and submit report within a period as may be specified by the court. The report of magistrate or revenue officer as the case may be shall construed as evidence in the case. अब इस सेक्शन में जो कहा गया है, जो इस प्रोवाइडेड में कहा गया है कि ये कोर्ट के पास इख्तियार है कि कोर्ट जो है वो लोकल इंक्वायरी अगर समझती है कि इसकी नेसेसरी है तो वो रेवेन्यू ऑफिसर या मजिस्ट्रेट को कह सकती है कि इसमें लोकल इंक्वायरी करें, और जो भी वो फिर इंक्वायरी करेंगे उसे एविडेंस के तौर पर जो है वो पेश किया जाता है और उसे एविडेंस जो है वो कंसीडर किया जाता है। फिर सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 है, ऑन टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ केस द कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल फ्रॉम डे टू डे एंड शैल डिसाइड द केस विद इन 60 days एंड फॉर एनी डिले सफिशिएंट रीजन शैल बी रिकॉर्डेड। अब सब जो सेक्शन 5 है इसका सबसेक्शन जो 2 है इसमें ये कहा गया है कि कोर्ट जो है वो इसके अंदर जो प्रोसीडिंग है केस को प्रोसीड डे टू डे करेगी और विद इन 90 days जो है वो उस मैटर उस केस को डिसाइड करेगी, और अगर डिसाइड कोर्ट नहीं कर पाती तो उसके लिए रीज़न रिकॉर्ड करेगी। फिर सेक्शन 5 का सबसेक्शन 3 आता है, द कोर्ट शैल नॉट अडजर्न द ट्रायल फॉर एनी पर्पस unless such adjournment is in its opinion necessary in the interest of justice, and no adjournment shall in any case be granted for more than 7 days। अब इसमें adjournment के हवाले से कि adjournment जो है वो कोर्ट यूजली नहीं देती है अगर बहुत नेसेसरी हो, यानी कि उस चीज़ के लिए एसेंशियल है कि इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इन्वॉल्व हो रहा है तो कोर्ट फिर adjourn दे सकती है, लेकिन उसमें भी 7 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकती। उसके बाद सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 आता है, ऑन कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल इफ द कंप्लेंट इज फाउंड टू बी फॉल्स, फ्रीवलेस और वेक्सेशियस, द कोर्ट मे अवॉर्ड कंपनसेटरी कॉस्ट टू द पर्सन कंप्लेंट अगेंस्ट विच मे एक्सटेंड टू 500,000 रुपीज़। अब ये क्लॉज जो है ये सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 में अमेंडमेंट के तहत आई है। इसमें ये कि अगर जो कंप्लेंट लॉन्च की गई है वो फॉल्स है, फ्रीवलेस है, तो उस सूरत में जो कंप्लेंट शख्स कर रहा होता है उसको कोर्ट जो है 500,000 रुपीज़ तक जो है वो जुर्माना डाल सकती है, यानी कास्ट डाल सकती है, उसको कंपनसेटरी कास्ट हम इसे कहते हैं। उसके बाद सेक्शन 6 आता है, पावर टू अटैच प्रॉपर्टी। इफ़ द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड दैट नन ऑफ द, ये सेक्शन 6 है, इफ़ द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड दैट नन ऑफ द पर्सन आर इन पोजेशन इमीडिएटली before the commission of the offence, the court may attach the property until final decision of the case। अगर कोर्ट को ये लगता है कि कोई जो पार्टी है वो जो है पोजेशन में नहीं थी इमीडिएटली, तो कोर्ट क्या कर सकती है, याद रखिएगा, कोर्ट जो है प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। उसके बाद सेक्शन 6 का सबसेक्शन 2 है, इन केस ऑफ अटैचमेंट द मेथड ऑफ इट्स मैनेजमेंट सेफगार्ड अगेंस्ट नेचुरल डिके और डिटेरियोरेशन शैल बी डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट। अब अगर प्रॉपर्टी के हवाले से जब कोर्ट अटैचमेंट करती है उसकी मैनेजमेंट सेफ गार्ड के हवाले से जो भी करेगी फैसला वो कोर्ट करेगी, और कोर्ट कौन सी, सेशन कोर्ट। उसके बाद सेक्शन 7 आता है, एविक्शन एंड मोड ऑफ रिकवरी एज एन इंटरिम रिलीफ। इस पर एक जजमेंट भी है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की, वो भी आप नोट कर लें, PLD 2006 लाहौर पेज 649। इफ़ ड्यूरिंग ट्रायल द कोर्ट इज सेटिस्फाइड that a person is found prima facie to be not in lawful possession, the court shall as an interim relief direct him to put the owner or occupier as the case may be in possession। अब ये कोर्ट के पास अख्तियार है कि कोर्ट को जब लगता है कि कोई शख्स जो है वो लॉफुल पोजेशन में था और वो ओनर था और उसको उसकी प्रॉपर्टी से जो है यानी कि जो ग्रैबर है वो छीन लेता है और उसको प्रॉपर्टी से महरूम किया गया है, तो कोर्ट जो है उसका जो है वहाँ पर कब्ज़ा करवाती है। कब्ज़े का मतलब ये कि उसका जो हक होता है कोर्ट उसको देती है। अब ये एज ए इंटरिम रिलीफ देती है। वेयर द पर्सन अगेंस्ट होम एनी सच ऑर्डर इज पास्ड अंडर सबसेक्शन 1 फेल्स टू कंप्लाई विद द सेम, द कोर्ट शैल नॉटविथस्टैंडिंग एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स्ड टेक सच स्टेप्स एंड पास सच ऑर्डर एज मे बी नेसेसरी टू पुट द ओनर और ऑक्यूपायर इन पोजेशन। अब जो ऑक्यूपायर या पोजेशन जिसके पास पहले था उसके लिए कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट को जो नेसेसरी स्टेप लगता है
कोर्ट वो ले सकती है और जो ऑक्यूपायर और ओनर था उसको वहाँ पे बिठाती है। और उसके लिए जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनकी अगर रहनुमाई भी चाहिए हो तो वो भी कोर्ट लेके देती है। द कोर्ट में ऑथोराइज एनी ऑफिशियल और ऑफिसर टू टेक पोजेशन फॉर सिक्योरिंग कंप्लाइंस with its order under subsection 1, the person so authorized may use or cause to be used such force as may be necessary। अब अगर उस शख्स को कब्ज़े पर बैठाना हो एज इंटरम रिलीफ के तौर पर, तो उसके लिए वो जो ऑफिसर होता है वो जितनी फोर्स जो है नेसेसरी हो उतनी वो इस्तेमाल कर सकता है वो कब्ज़ा लेने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है जी हमारे पास सेक्शन 7 का सबसेक्शन 4, इफ़ एनी पर्सन ऑथोराइज बाई द कोर्ट under subsection 3 requires police assistance in the exercise of his power under this act, he may send a requisition to the officer in charge of police station, who shall on such requisition render such assistance as may be required। अब इस रूल के अंदर जो इस सेक्शन के अंदर था, अब सेक्शन में ये है कि जहाँ पर पुलिस के असिस्टेंस जो है वो चाहिए वो पुलिस वाले बाउंड हैं कि वो असिस्टेंस दें। अगर पुलिस वाले जो हैं असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो उस सूरत में उनके खिलाफ जो है डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो भी लिया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट सेक्शन 8, डिलीवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू ओनर एटसेट्रा। ऑन कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, इफ द कोर्ट फाइंड दैट एन ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ द प्रॉपर्टी was illegally dispossessed or property was grabbed in contravention of section 3, the court may at the time of passing order under subsection 2 and 3 of that section direct the accused or any person claiming through him for restoration of the possession of the property to the owner or as the case may be the occupier if not already restored to him under section 7। अब ये इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको उसकी प्रॉपर्टी से महरूम किया, जो लैंड ग्रैबर होते हैं जब महरूम करते हैं, अगर तो सेक्शन 7 के तहत उसको इंटरम रिलीफ के तौर पर वहाँ पर कोर्ट ने बिठा दी है तो फिर तो ठीक है, उसका अल्टीमेट वहाँ पर पहले से कब्ज़ा हो जाता है। लेकिन अगर उसको नहीं बिठाया होता तो कोर्ट जो है फिर उसको वहाँ पर बिठा देती है कि क्योंकि वो ही ऑक्यूपायर होता है, वही ओनर होता है, और उसके लिए वही फिर कोर्ट स्टेप लेती है कि कोई ऑथोराइज जो ऑफिसर होता है उसको भेज के फिर उसको कब्ज़ा दिलवाया जाता है। फॉर द पर्पज़ ऑफ सबसेक्शन 1, द कोर्ट में वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड direct the officer in charge of the police station for such assistance as may be required for the restoration of the possession of the property to the owner as the case may be the occupier। इसमें जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है बेसिकली वो जो है बाउंड होता है, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन होता है, तो वो जो शख्स जिसको महरूम किया जाता है उसकी प्रॉपर्टी से वहाँ पर उसको कब्जा दिलवाते हैं। उसके बाद सेक्शन 8A है, अपील से रिलेटेड है। एनी ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 2 and subsection 3 of section 3 and subsection 1 of section 8 shall within 30 days of the order be appealable before the high court। क्योंकि इसका जो ट्रायल है वो कोर्ट ऑफ सेशन करती है कंप्लेंट के ज़रिए, और इसमें उन्होंने फिर बताया कि ये जो इसके अंदर क्लॉजेस हैं, सब सेक्शन हैं, वो अपीलेबल हैं और अपील के लिए लिमिटेशन पीरियड कितना है 30 डेज़ का। उसके बाद सेक्शन 9 आता है, एप्लीकेशन ऑफ कोड अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट the provision of the Code of Criminal Procedure 1898 shall apply to proceeding under this act। अब एप्लीकेशन ऑफ कोड का मतलब ये है कि जो CRPC क्लासेस हैं वो यहाँ पर अप्लाई होंगी। तो इसी के साथ ही आज का जो हमारा लेक्चर है वो एंड होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे, और अगर आप कोई टॉपिक जिस पे चाहते हैं कि लेक्चर हम दें तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।